फ्रेंड्स, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों सीधा स्ट्रेट सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए एमटीपी यानी मॉक टेस्ट पेपर पूरा 100 के 100 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करा रहा हूं और इसका वजूद है, यानी यहां से पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आता है, इसलिए आपको यह पूरा पेपर करना जरूरी है। थोड़ा सा इवेल्युएट करता हूं दोस्तों, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 7 है, 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, यानी यहां पर डायग्राम प्लॉट करके आपसे कुछ पूछा नहीं गया है। बीच में छोटी मोटी मिस्टेक की है आईसीआई वालों ने भी, वो मिस्टेक भी इवेल्युएट कर देंगे, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चंस देखने जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने क्या किया है, 1 से लेके 100 क्वेश्चंस तक स्टार्टिंग में 7 न्यूमेरिकल्स है ना, पहले वो 7 के साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो क्वेश्चन की नंबरिंग भी यहां पर लिखी होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही न्यूमेरिकल है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं और प्यार से क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों क्या बोलता है, बोलता है इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर, फार्मर ने मिलर को कुछ ना कुछ सामान बेच दिया। यहां पर बोला है कि व्हीट बेच दिया, कितने का, फॉर 600 का। भाई साहब फार्मर ने मिलर को 600 रुपए का व्हीट बेच दिया, कोई भी प्रोडक्ट है उसने उसको बेचा है। फिर मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर, इस मिलर ने उस व्हीट का जो गेहूं था उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया और बेकर को बेच दिया। बेकर जो बेकरी वाला होता है, कितने रुपए में बेचा, 800 का। चलो जी, इसने इसको 800 का बेच दिया, यानी 600 का माल अब 800 का बन चुका है, 200 रुपए का यहां पर फायदा जनरेट हो चुका है, इसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर बेकर सेल्स ब्रेड, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाई और कंज्यूमर को बेच दी 1300 की। बेकर ने कंज्यूमर को बेचा माल 1300 का, तो बेकर ने यहां पर 500 रुपए का वैल्यू एडेड किया, राइट, और इन्होंने यहां पर 200 का वैल्यू एडेड किया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि टोटल वैल्यू एडेड बता दो, इस पूरे प्रोसेस में लगा क्या है। चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन है। और दोस्तों वैल्यू एडेड की बात करो तो आप देखो यहां पर 200 रुपया वैल्यू एडेड यहां हुआ, 500 यहां हुआ, 200 प्लस 500 कर दो, 700 कहीं लिखा है, ये लिखा 700, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा लप्पू सा न्यूमेरिकल था, लेकिन लीग से थोड़ा हटके था। बच्चे कई बार इस लेवल पे सोच नहीं पाते, जिन्होंने 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वही सोच पाते हैं इस लेवल पे, तो उनके लिए यहां पर आसान काम है। कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगले पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला, सेविंग फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। भाई साहब चैप्टर नंबर 6 से ही क्वेश्चन है और बोलता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो। अपने को एक बात पता है, क्लास में कर रखी है, सेविंग फंक्शन में जो ये y के साथ लिखा होता है ना 0.2, ये एमपीएस होता है, और एमपीएस का यूज करके मल्टीप्लायर को के बोलते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनता है 1/MPS। तो जब आप 1/0.2 कर दोगे तो कैलकुलेटर चलाने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यानी दिमाग वाला कैलकुलेटर यहां पर काम कर जाता है। आंसर 5 आ रहा है, 5 वाले के साथ चले जाएंगे, बी वाला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दो न्यूमेरिकल हो गए। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था, जो बीच में क्वेश्चन रह गए हैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, आते हैं फिर 13th नंबर के क्वेश्चन पे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और यहां हरे रंग से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। बोलता है कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की इंक्रीज हो रही है 50,000 से 65,000। भाई साहब इनकम की वैल्यू पहले 50,000 थी, लिख दिया जी, फिर 65,000 हो गई, लिख दिया जी। आगे बोलता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया 37,500 से 48,750 तक। तो कंजम्पशन भी इसने बोला 37,500 से 48,750 तक इंक्रीज हो गया। अब इसका क्वेश्चन ये है कि यहां पर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो। इतनी सी इंफॉर्मेशन से जब भी मल्टीप्लायर बोल रहा है यहां पर, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ही बात कर रहा है, डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहां पर चालाकी की गेम खेली है उसने, इधर वो कंजम्पशन की वैल्यू देकर आपसे चेंज इन कंजम्पशन कैलकुलेट कराना चाहता है, इधर इनकम की 2 वैल्यू देकर दोनों इनकम का डिफरेंस डेल्टा वाई होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कराना चाहता है। तो दोनों इनकम का 65,000 और 50,000 का पॉजिटिव डिफरेंस 15,000 होगा, और डेल्टा सी 48,750 में से 37,500 जाएंगे, तो ये 11,250 बन रहा है आपका, राइट। इधर से कैलकुलेट करके आप आसानी से एमपीसी की वैल्यू ला सकते हो। तो एक बार एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी तो मल्टीप्लायर कितना आसान हो जाएगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनेगा 1/1 माइनस एमपीसी।
ठीक है जी, एमपीसी की एक बार वैल्यू निकाल दो। एमपीसी होगा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन की वैल्यू ये रही 11,250 अपॉन चेंज इन इनकम की वैल्यू 15,000 है। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी हम पुट कर देंगे तुम्हारे सामने ही लाइव, बिल्कुल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मैं इसको कर रहा हूं। सबसे पहले तो 48,750 को माइनस करके 37500 तक पहुंचेंगे, 11,250। इसको डिवाइड करेंगे 15,000 से तो 0.75 आ गया दोस्तों, 0.75। और इधर इस 0.75 को मैं यहां पुट करूंगा 1/1 माइनस 0.75, तो 1/0.25 आंसर आ जाएगा 4 कहीं लिखा है क्या राज्य? 4 ये लिखा। बी वाले के साथ चले जाएंगे और बोलेंगे बल्ले बल्ले, हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर इसने वैल्यू दी हुई है दोस्तों कंजम्पशन फंक्शन की और इन्वेस्टमेंट की, और आपसे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, यानी वाई की वैल्यू निकालो। सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। यहां पर आपको मेरा तरीका फॉलो करना है। मैंने बोला जब भी ये दो चीजें आपको गिवन हो और इक्विलिब्रियम इनकम की वैल्यू आ जाए तो इस तरीके से निकालना, ये क्वेश्चन पेपर में भी पक्का आएगा, ऐसा आता ही आता है। तो दोस्तों जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तो एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में ये होता है, एग्रीगेट सप्लाई को वाई बोलते हैं, तो ये एडी और एएस बराबर होता है। बस इनकी वैल्यू पुट करो। सी की वैल्यू कितनी है 300 प्लस 0.5 वाई, और आई की वैल्यू यहां लिखो 600, वाई को ऐसे ही रहने दो। 300 और 600 900 हो गए, और ये y ऐसा है, इसमें से ये 0.5 को माइनस कर दो 0.55, एक y में से आधा y जाएगा तो 0.5y बचेगा इधर, राइट? इधर बच गया 900। आप कैलकुलेशन करोगे y इज इक्वल टू 900 अपॉन 0.5। कैलकुलेटर का यूज करना, कैलकुलेटर का नहीं, क्योंकि आसान कैलकुलेशन है। 1800 आंसर आया है, ए के साथ जाएंगे। 40वें नंबर का क्वेश्चन था ये, बीच में जो क्वेश्चन रह गए हैं तो ऑब्वियसली कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं भैया, 41 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 10,000 से 14,000। इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू है, एक 10,000 एक 14,000। ऐसे जब भी आपको दो वैल्यू गिवन हो ना, तो मेरे कहने से इसका डिफरेंस निकाल लिया करो। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा डेल्टा आई। 14,000 में से 10,000 गए तो 4,000। आगे बोलता है एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम राइज हो गई 80,000 से 92,000। वाई मतलब इनकम है या नेशनल इनकम है, ये 80,000 से 92,000 हो गई। अगेन दो वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा वाई निकाल दो। 92,000 माइनस 80,000 12,000 आएगा। और बोलता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो। भाई साहब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है 1/MPS, वो यहां पर यूज नहीं होगा क्योंकि एमपीएस गिवन नहीं है। एक होता है 1/1 माइनस एमपीसी, वो भी यहां पर यूज नहीं होगा क्योंकि एमपीसी भी गिवन नहीं है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम 12,000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अभी अभी निकाला है तुमने 4,000। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये आंसर नहीं निकाल पाएगा। 3 आंसर आएगा और 3 लिखा हुआ है बी वाले पे। इसके साथ चले जाएंगे और फिर बोलेंगे बल्ले बल्ले क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ गया। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसने यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक की है, बच्चों का दिल यहां पर रोएगा। ये बोलता है नेशनल इनकम निकालो, और नेशनल इनकम निकालने का डेटा यहां पर गिवन नहीं है। यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है दोस्तों? कंजम्पशन गिवन है, सी बोल दो इसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट को आई बोल दो, गवर्नमेंट परचेज को सरकारी खर्चा है ये, और एक्सपोर्ट को एक्स, इंपोर्ट को एम। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे जीडीपी एमपी निकलता है। मैंने आपको पढ़ाया है जीडीपी एमपी, इसको एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हो। ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। जब तुम इन सब की वैल्यूज को निकालोगे, सी आई जी और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे, तो तुम्हारे पास आप कैलकुलेट करोगे इन सब वैल्यूज के बाद 1500 आंसर आ जाएगा। कर देना इसको। तो जीडीपी एमपी हो गया। इसने क्या पूछा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलता है भाई? नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी, ये होता है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रा यानी डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआई। सिखा नहीं रहा यहां पर।
अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना तो ये गिवन, ना ये गिवन, ना ये गिवन, सबको जीरो मान लो तो नेशनल इनकम भी 1500 आ जाएगी। इसलिए मैंने लाल रंग यहां पर बिखेरा है, ए वाला राइट आंसर है, तो बिल्कुल इसके साथ ही जाएंगे। बच्चा यहां कंफ्यूज भी हो सकता था, अरे सर क्या कर दिया मॉड्यूल ने। ठीक है जी दोस्तों, आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो एक लास्ट न्यूमेरिकल 7वें नंबर का न्यूमेरिकल है, बस इतना ही न्यूमेरिकल पूछे हैं उसने। ठीक है, यहां पर भी गलती करी है तो लाल रंग यहां भी चलाएंगे। M1 निकालना है। चैप्टर नंबर 8 में आपको मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरीके पढ़ने हैं, M1, M2, M3, M4। तो M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक, इसको करेंसी इन सर्कुलेशन भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीनों अमाउंट जोड़ने हैं। तो ये लिखा है करेंसी विद पब्लिक, ये लिखा है डिमांड डिपॉजिट दूसरे वाला, और ये लिखा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ओडी। इसको और इसको जोड़ोगे तो आंसर ये आएगा, यही सही है, और उसने आंसर ये दिया हुआ है, ये गलत हो गया। समझ रहे हो, यही 3 चीज होती है, यही जोड़ ली हमने, इससे लेन देन है। तो यहां पर 7 न्यूमेरिकल है, छोटी मोटी मिस्टेक जो हुई थी उनसे वो हमने सही कर ली है, आपको डरने वाली बात नहीं है। अब आते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस पर, सारे दे दनादन फटाक से थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये यहां पर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मेड विदाउट एनी रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेन देन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो जी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा कंजम्पशन जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। ऐसी सेविंग जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है वो इंड्यूस्ड सेविंग होती है। अब ऑटोनोमस पे आओ, ऐसा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग जो इनकम से रिलेटेड नहीं होता वो सब ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं। तो ऑटोनोमस के बारे में क्वेश्चन था। अगला बोलता है द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड व्हाट, रियल नेशनल इनकम। मेरे दोस्त ये वाला आंसर होगा। देखो जी, रियल वाले सारे वही आइटम होते हैं, चाहे तुम चैप्टर नंबर 9 में रियल एक्सचेंज रेट पे चले जाओ। रियल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करता है, मतलब प्राइस लेवल से एडजस्ट किया जाता है। यहां पर जो प्राइस बढ़ा होता है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, तो एक सही वैल्यू देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है फिस्कल पॉलिसी का ऐसा कौन सा मेजर है इस क्वेश्चन में जो डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने में काम आए। पहली बात तो फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड और रिसेशनरी गैप ये सब सेम बातें हैं। ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और दोस्तों इस वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, लोग सामान खरीद नहीं रहे, तो ये प्रोड्यूसर्स प्राइस कम करने लगते हैं, तो प्राइस लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। सरकार चाहती है यहां पर सिचुएशन को ठीक की जाए, तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़वाना चाहती है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़वाने के लिए वो क्या कर सकती है, लोगों को बोलेगी टैक्स कम दो, तो लोगों के पास पैसा बचेगा, तो वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। साथ साथ में सरकार खुद भी खर्चा करेगी, अपना भी खर्चा बढ़ाएगी, राइट। तो यहां लिखा है रिडक्शन इन टैक्स कम होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये होगा, सरकार लोन भी लेगी, सरकार का जो लोन का अमाउंट है वो रिड्यूस कर देगी, लोन लेगी नहीं। क्यों? जब सरकार पब्लिक से लोन नहीं लेगी तो पब्लिक के पास पैसा बचा रहेगा, वो उसको खर्च कर देंगे। तो ये सारे के सारे मेजर्स हैं, ये फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। ये 3 इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी के, एक चौथा भी है, वो गवर्नमेंट बजट होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं भैया। बोलता है नीचे कुछ रीजन दिए हैं, उसमें से बताओ कौन सा रीजन है, कॉज है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। दोस्तों एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं, CIG और ये नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलते हैं। इन चारों में से कोई भी इंक्रीज हो जाएगा ना तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं कहां कहां लिखा है। ये लिखा है राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये बढ़ जाएगा तो एडी बढ़ जाएगी, यस। फिर सब लिखा है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट, ये सब गलत है। सी वाले के साथ जाएंगे और बोलेंगे बल्ले बल्ले, यहीं तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ लीकेज इन नेशनल इनकम। लीकेज का मतलब वो कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो देश की नेशनल इनकम को गिरा देते हैं, जो देश के प्रोडक्शन को कम करते हैं, वो लीकेज है। लीकेज में आप देखोगे नंबर 1 पे काउंट होता है टैक्स। जितना टैक्स बढ़ेगा लोग पैसा कम खर्च करेंगे, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा ना, पैसा कम खर्च करेंगे, टैक्स बढ़ने से लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। तो कम खर्च करेंगे तो प्रोड्यूसर्स भी प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि बनाएंगे उनके हिसाब से, राइट।
दूसरा एग्जांपल है इंपोर्ट। अगर विदेशों से हम इंपोर्ट कराने लगे, यानी हम विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम वहीं से सामान मंगा रहे हैं, तो हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगा। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों यहां पर, अगर सरकार अपना खर्चा कम कर दे, गवर्नमेंट खर्चा कम कर दे, या मान लो हम भी खर्चा कम कर दे, हाउस होल्ड वाले लोग कोई भी एक्सपेंडिचर कम करेगा, तो ऑब्वियसली वो सेव ज्यादा कर रहा है, तो उस वजह से भी हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। जब सब लोग खर्चा कम करेंगे, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो सामान बनेगा भी कम। तुम खरीद ही नहीं रहे तो प्रोड्यूसर्स क्यों बनाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, राइट। इंक्रीज इन इंपोर्ट, विदेशों से माल मंगाए जा रहे हो, अगर यहां पर इंक्रीज इन टैक्स लिखा होता तो वो भी लीकेज होता, लेकिन यहां डिक्रीज इन टैक्स हो गया, तो बोथ ए एंड सी पे जाएंगे, ये दोनों सही है। अगले वाले पे बोला है कि सरकार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्यों अपनाती है, मतलब जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लेगी। सरकार बोलती है जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा एक साल की, उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स देनी पड़ेगी। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है। ये इसलिए होता है ताकि अमीर से पैसा लेकर उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम कराई जाए और गरीबों को टैक्स में छूट दी जाए या कुछ सब्सिडीज दी जाए और उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाए। तो अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम करने के लिए सरकार का एक फंक्शन है जिसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहां पर इनकम इनइक्वालिटी को कम कराया जाता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। वैसे चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 में रिचर्ड मसग्रेव की किताब में लिखा था कि गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं, एक एलोकेशन फंक्शन, एक स्टेबलाइजेशन फंक्शन और तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, आपसे जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब देखो, रशिया और यूक्रेन में चल रहा है वॉर, इनकी चल रही है लड़ाई, तो यहां पर दे दनादन वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हथियार बनाए जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज ये कहां लगा रहे हैं, रशिया और यूक्रेन अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं हथियारों में। तो यार उस वजह से देश के अंदर जो जरूरी चीजें हैं ना, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। लेबर लगी है हथियार प्रोड्यूस करने में, पैसा लगा दिया हथियार प्रोड्यूस करने में, तो जो फूड आइटम्स हैं, फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स हैं, फ्यूल है, इन सब चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो देखो हथियारों के प्रोडक्शन की वजह से जरूरी चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन की वजह से एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हुई है। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का। सीधा सीधा कनेक्शन बन रहा है, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, लेकिन इसने ऐसे घुमा फिरा के दिया है तो बच्चे समझ जाएंगे। आगे बोलता है, अमित भाई है, अमित भाई को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का पूरा चस्का है। तो भाई ने क्या किया, एक खतरनाक काम किया, इन्होंने एक कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन निकाली, इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाली जो किसी को नहीं पता। इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना चाहता है ये फ्यूचर के अंदर। तो ये क्या करता है, इस कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है और सोचता है कि मैं उसको लेटर बाद में हाई प्राइस पे बेच दूंगा। इसको ही पता है, इसको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जैसी मिलती थी, जानते हो ना हर्षद मेहता को, जैसी मिली थी बाजार मूवी में सैफ अली खान को। तो ये कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जान गया जो बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, तो ये बाद में महंगे रेट पे शेयर बेच देगा। तो ये उल्लू बनाना चाहता है दूसरों का, तो यानी इसने इंफॉर्मेशन छिपाई है। तो जब मार्केट में दो में से किसी एक बंदे, यानी बायर और सेलर 2 बंदे होते हैं, शेयर के भी बायर सेलर होंगे, तो एक बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे पे कम इंफॉर्मेशन है, तो इसको बोलते हैं इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहां पर इसने शेयर खरीद लिए किसी को उल्लू बना के, मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन थी, इसने सस्ते दाम में शेयर खरीद लिए, बाद में महंगे में बेच देगा, राइट। तो ऐसे केस में एग्जांपल एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बोलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस चीज का एग्जांपल है, सॉरी ये नहीं बोला, इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में एक बात बताता हूं, ये सरकार फार्मर्स के लिए बेसिकली करती है। फार्मर्स जब खुश नहीं होते मार्केट रेट से, तो सरकार इसके लिए एक प्राइस सेट कर देती है, कहते हैं इस प्राइस पे तुम खुश हो जाओगे, इससे कम पे मत बेचना। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे ज्यादा पे जितना बेचना चाहो उतना बेच लेना। अगर तुम्हारा कोई माल नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी। सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट दे दी, इसके ऊपर तुम्हें जितना बेचना है बेच लो प्राइस लगा के। तो सरकार ने सपोर्ट दी है, सरकार यहां पर है ना हेल्प करना चाहती है, मार्केट में कोई प्राइस सीलिंग नहीं करना चाहती। लोग इससे रिलेट तो कर लेते हैं, ये प्राइस सीलिंग के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, ये हेल्प करने की कोशिश करता है फार्मर्स की।
ये प्राइस फ्लोरिंग पे काम करता है। कैसे? सरकार ने मिनिमम प्राइस सेट किया है। क्या सेट किया है? मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस सेट करने को मिनिमम प्राइस सीलिंग बोलते हैं या फिर प्राइस फ्लोर बोलते हैं। और जो सिर्फ प्राइस सीलिंग है ना, इसको मैक्सिमम प्राइस सीलिंग बोलते हैं कि मैक्स टू मैक्स इतना प्राइस हो सकता है किसी चीज का। एसेंशियल गुड्स के चक्कर में ऐसा किया जाता है, कंज्यूमर के लिए ऐसा करते हैं, प्रोड्यूसर के लिए ऐसा करते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर है, राइट। अगले पे चलते हैं भाई। बोलता है विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी फॉर द एम ऑफ बूस्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस। देखो जी, ये शायद लाइन आपने ना पढ़ी हो, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जानने को मिल रही है। जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है तो सरकार जबरदस्ती कुछ पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट करती है, डालती है, ताकि लोगों का बिजनेस इंप्रूव हो जाए, लोगों के बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में इकोनॉमी को रिकवर कराने की कोशिश करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने की कोशिश करती है, और इस हथकंडे को बोलते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग, शायद ये नया सीखने को मिला, इसलिए एमटीपी करना जरूरी है। ओके, आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कहता है नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप मुझे ये बता दो रिसेशन को काउंटर करने के लिए, मतलब रिसेशन को करेक्ट करने के लिए सरकार क्या करेगी। भाई साहब, रिसेशन है मतलब वही डिफ्लेशनरी सिचुएशन। मान लो डिमांड बहुत कम है तो सरकार यहां पर डिमांड बढ़वाना चाहेगी। डिमांड जब सरकार बढ़वाना चाहती है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। इसके अंदर सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है और टैक्स को कम कर देती है। यही है सरकार के पास। कहीं लिखा है क्या? सरकार के पास कहीं लिखा है क्या टैक्स कम कर दिया और अपने खर्चे बढ़ाना? यहां पर कहीं नहीं लिखा अपने खर्चे बढ़ाना, तो सीधा नहीं लिखा, लेकिन एक नई चीज लिखी है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो आपको जाननी है। सरकार यहां पर अपने नुकसान को, जो सरकार को नुकसान हो चुका होगा, उस नुकसान को फाइनेंस करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं से पैसा लेकर आएगी, पैसा एडिशनल प्रिंट भी करवा सकती है ताकि मनी का फ्लो बढ़ने लगे देश में और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। तो बी और सी दोनों मिलाकर सही आंसर है यहां पर। अगले पे आते हैं भाई साहब, चलो जी। ये बोलता है मिस्टर ए एक बंदा है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी जेब में बहुत सारा पैसा सेव करके रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसको लगता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस है वो थोड़ी खराब है, ये थोड़ा प्रिकॉशन रख रहा है। मतलब कोई भविष्य में इसको कोई लगता है कि कुछ बर्बादी हो जाएगी, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, ये आज ही सेव करके रख रहा है। दोस्तों, सेविंग करने का कौन सा मोटिव होता है? तो केन्स भाई साहब ने बताए हैं पैसा होल्ड करने के लिए जब आप अपने पास कैश रखते हो तो उसके पीछे तीन पर्पस होते हैं, या तो ट्रांजैक्शन करना, राइट, या सट्टा खेलना, राइट, या फिर सेव करके फ्यूचर के लिए उसको यूज करना। तो यहां पर सी वाला इज द राइट आंसर। वो सेव करना चाहता है, फ्यूचर के अंदर उसको यूज करेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो। ये बोलता है लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड कौन सी बात यहां पर ट्रू है? दोस्तों, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बताते हैं, चलो जी। लिक्विडिटी ट्रैप कीन्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मान लो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है बेसिकली। कहता है एक टाइम पर इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, और ये मनी डिमांड है बेसिकली कैश की, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप करने वाले हो। तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है कर्व, हॉरिजॉन्टल, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। कहता है जो इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव डिमांड है, मनी डिमांड है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस पहुंच जाती है लिक्विडिटी ट्रैप में। मैं यहां समझा नहीं रहा हूं। और डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज इंफिनिटी, ये गलत है। लोग यहां पर बॉन्ड होल्ड नहीं करना चाहते क्योंकि उनको बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा होता है मार्केट से, तो यार वो चाहते हैं उनके पास कैश रहे, तो कैश होल्ड करना चाहते हैं, इसलिए ये लाइन गलत हो गई। और यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। सरकार मनी सप्लाई को इंक्रीज कर ले, डिक्रीज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है तो भी लोग उसको सेव करके रखते हैं, अपने पास ही होल्ड करके रखते हैं। तो उसको जैसा सेंट्रल बैंक सोचता है उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते। मनी सप्लाई के बढ़ाने से देश में एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती क्योंकि ये वर्स्ट सिचुएशन है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में आपको ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, लोग कैश की डिमांड इनफाइनाइट करते हैं, और एक्स एक्सिस हो जाता है स्पेकुलेटिव डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर। तो डी वाला सही आंसर है, यहां पर दोनों चीजें आ गई हैं। अगले पे पहुंचते हैं दोस्त। बोलता है फ्रेडमैन की बात कर रहा है, मनी डिमांड की थ्योरी दी थी, चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। तो विच वन इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट? फ्रेडमैन के 4 डिटर्मिनेंट थे, इसमें से फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड की किसी भी डिटर्मिनेंट में बात नहीं की। सीधा क्वेश्चन पे टारगेट करूंगा, आपको 4 डिटर्मिनेंट यहां पता होने चाहिए। आगे बोलता हूं जी, अकॉर्डिंग टू हुम
ऐसा कौन सा बंदा है इन चारों के अंदर जिसने बोला रैशनल बिहेवियर इंड्यूस इंडिविजुअल टू होल्ड ऑप्टिमली स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पोर्टफोलियो विच कंप्राइज बोथ बॉन्ड्स एंड मनी? सीधी बात बोलता हूं भाई साहब, टॉबिन ने बोला था कि लोग जो अपने पास कैश रखते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, उसके अंदर वो कैश भी रखते हैं और बॉन्ड भी रखते हैं। दोनों का एक बेस्ट यानी ऑप्टिमली बेस्ट स्ट्रक्चर कंप्राइज होता है। तो ये बात टॉबिन ने बोली थी, टॉबिन की भी थ्योरी वहां पर गिवन है। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई? यार ये बात खैर इतनी डेप्थ के अंदर मॉड्यूल के अंदर कहीं नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो कहता है यहां पर कुछ लिखा हुआ है, इन सब में बताओ कि इनडायरेक्टली मनी सप्लाई किससे अफेक्ट होती है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक बात समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब आरबीआई हाउस होल्ड या पब्लिक को सेल करती है बॉन्ड, तो डायरेक्टली उनसे पैसा ले लेती है, मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। अगर ये इनसे बाय करने लगे तो डायरेक्टली पैसा दे देगी, तो आरबीआई डायरेक्टली बॉन्ड की ट्रांजैक्शन पब्लिक से कर लेता है, ये एक डायरेक्ट मेजर होता है। बाकी जो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, आरबीआई उससे बैंक के फंक्शंस को अफेक्ट करता है और फिर उस वजह से पब्लिक के पास मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। तो बी और सी यहां पर सही आंसर है, ये दोनों इनडायरेक्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही डायरेक्ट है। आगे पूछते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का नुकसान क्या है? भाई साहब इंटरनेशनल ट्रेड का यहां पर सबसे बड़ा नुकसान लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम विदेशी सामान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, यानी हम किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, जैसे पाकिचोर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, समझ रहे हो। पाकिचोर चाइना के ऊपर भी डिपेंडेंट है, यूएई के ऊपर भी डिपेंडेंट है, 2-3 कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ऐसा अपने साथ ना हो जाए, तो रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट रहता है इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है। अगला कहता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का एग्जांपल कौन सा है? यहां पर जो एग्जांपल दिए हुए हैं दोस्तों, लोकल, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा, ये टैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सरकार बोलती है कि एक कंडीशन है इन्वेस्टमेंट की कि कुछ चीजें जब तुम मान लो तुम अपने देश के अंदर कार का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सरकार बोल सकती है कि कार के अंदर कुछ चीजें लोकली मेड होनी चाहिए, कंडीशन लगा सकती है। तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आपने नॉन टैरिफ मेजर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अ रिक्वायरमेंट दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, जब एक प्रोडक्ट की कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज देश में ही बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार बना रहे हो तो टायर एमआरएफ के होने चाहिए, देसी टायर होने चाहिए। और एमआरएफ से याद आया, तुम्हें पता होना चाहिए कि एमआरएफ का शेयर पूरे भारत के अंदर सभी कंपनीज में सबसे महंगा शेयर है, समझे। आगे चलते हैं जी, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन्वॉल्व टोटल बैन इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टोटल बैन। अरे 17 टाइप ऑफ टैक्सेस पड़े थे इंटरनेशनल ट्रेड की यूनिट 2 के अंदर, वहां पर लास्ट वाला था एम्बार्गोज। एम्बार्गोज का मतलब टोटल बैन, राइट। टैक्स नहीं है ये, टाइप्स ऑफ टैरिफ नहीं है, नॉन टैरिफ मेजर के अंदर पड़े थे लास्ट के अंदर, वहां पर एम्बार्गोज का मतलब होता है टोटल बैन। अगले पे चलते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न अबाउट द हाई लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट एंड इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। कहता है सेंट्रल बैंक परेशान है कि पब्लिक ने बहुत सारा पैसा लोन पे उठा लिया है, बहुत सारा पैसा लोन पे उठा लिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन इट टेक टू एड्रेस द इशू? यानी इस इशू को सॉल्व करने के लिए आरबीआई का एक्शन यहां पर क्या होगा? तो दोस्तों आरबीआई क्या बोलेगा कि पब्लिक ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, अब उनको लोन मत दो। तो आरबीआई कहीं ना कहीं सीआरआर, एसएलआर या रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को लोन कम दिया जाए, लैंडिंग रिड्यूस हो जाए। तो बोलता है इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब रिजर्व 2 तरीके के होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, इनको बढ़ा देगा। बैंक को बोलेगा कि तेरे को अपने पास पैसा ज्यादा रखना है, पब्लिक को लैंड कम करना है, तो रिड्यूस ही करा देगा लैंडिंग। दिस वन इज द राइट आंसर, ओके। आगे चलते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहां पर, बोलता है जी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय इट्स पेरेंट एंटाइटी ओएनजीसी। ओएनजीसी एक बड़ी कंपनी है, उसके अंडर में बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, तो ओएनजीसी विदेश एक ओएनजीसी का ही पार्ट है, ठीक है जी। आगे बोलता है उसकी फॉर ऑयल एंड गैस एक्रेजेस इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस आउटसाइड इंडिया।
भाई साहब ये बोलता है कि ओएनजीसी ने इंडिया से बाहर ओएनजीसी विदेश बना रखी है, उसको ऑयल का ये वाला काम दिया हुआ है। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों? देखो, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है जब विदेशों में हम पैसा लगाते हैं। एक तो ऑलरेडी किसी के पुराने प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये इंटरनेशनल ट्रेड की यूनिट 5 में है, चैप्टर नंबर 9 की यूनिट 5 में। एक होता है फ्रेश प्रोजेक्ट, ओएनजीसी के खुद के फ्रेश प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगा रहे हैं, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है। और नई नई इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने को बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो सी वाले के साथ चले जाएंगे, आगे चलते हैं जी। कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? तो एमआर इज इक्वल टू एमसी, कहीं लिखी है ये रही, एमसी एमआर ये है। सेकंड कंडीशन होती है एमसी मस्ट बी राइजिंग आफ्टर दिस इक्वालिटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी बाय पॉल क्रुगमैन। पॉल क्रुगमैन ने एंटिटी दी हुई है, आपने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ी हुई है, तो वहां पर चैप्टर नंबर 9 में यूनिट 1 में देखने को मिलेगी। तो बोलता है यहां पर कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है जो न्यू ट्रेड थ्योरी को अप्लाई नहीं होता? तो दोस्तों सीधी लाइन लिखी हुई है, इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी वैल्यू। भाई साहब लेबर थ्योरी वैल्यू के ऊपर स्मिथ की थ्योरी थी, ठीक है। स्मिथ की कौन सी थ्योरी थी वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ओके, और विच ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इंडिया में जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। देखो जी बताता हूं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके अंदर दो ब्रांच है। एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बेसिकली यहां पर जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, यहां पर ये इसके अंदर ही है। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा रखता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डैश। कहता है किसी बिजनेस का सर्वाइवल और उसकी सफलता किस चीज पर डिपेंड करती है? अरे भाई उसके डिसीजंस पे डिपेंड करती है, डिसीजंस पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मार्केट को क्लासिफाई करने के कौन कौन से बेसिस होते हैं? चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 में बताया हुआ है। तो बेसिस तो बहुत सारे हैं। टाइम एलिमेंट के बेसिस पे अल्फ्रेड मार्शल ने मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही एक नंबर का आ जाता है। और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी मार्केट डिवाइडेड होती है, टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिवाइडेड होती है, वेरियस चीजें हैं, कंपटीशन भी है। तो यहां पर दो ही दिए हुए हैं, तो बोथ आ जाएगा, सी वाला आंसर। शायद आईसीआई ने इसको डी किया था, गलत कर दिया होगा, तो सी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सपेंशन फेज जब बिजनेस साइकिल में होता है, यानी अच्छे दिन होते हैं, तो क्या हो रहा होता है? डिमांड बढ़ रही होती है, आउटपुट बढ़ रहा होता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, ओवरऑल बोल दो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा हो, तो कौन सा फेज है? अबे ढोकले, ये तो एक्सपेंशन फेज है। कौन सा? एक्सपेंशन फेज है। सेम वही क्वेश्चन के ऊपर बात कर दी। अगले में बोलता है कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में लाइन लिखी है, वो वाली छाटो। अरे ये कहां पढ़ा था? बिजनेस साइकिल के कॉजेस थे, उसमें एक्सटर्नल कॉजेस के अंदर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब जब कहीं पर जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रिकवरी बहुत जल्दी होती है, रिकंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होती है, जीरो से उठना बहुत फास्ट रेट पे होता है, राइट? तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी बन रही होती है, डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सब जल्दी जल्दी बन रही होती है। एक बार युद्ध तो समाप्त हो, तो यहां लिखा हुआ है कि फटाक से इकोनॉमिक एक्टिविटी का पिकअप बहुत जल्दी होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम फटाक फटाक बढ़ने लगेगी। बी वाला राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वेलफेयर प्रोपोजिशन से रिलेटेड कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? प्रोपोजिशन, प्रोपोज करना मतलब फ्यूचर की बातें करना, व्हाट शुड बी वाली इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले में बोल दिया मोनोपोली अगर सेलिंग कॉस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा, सेल्स को बढ़ाने पे खर्चा। मोनोपोली सेलिंग कॉस्ट करती है क्या? मोनोपोली भी करती है। सेलिंग कॉस्ट इसलिए करती है ताकि लोगों को पता चले कि वो जो सामान बेच रही है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, तभी तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे। तो इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए ऐसा करती है। आप लोगों ने शायद इस पे हल्का ध्यान दिया हो, तो ये क्वेश्चन भी आ गया है, तो आपको अब पता ही लग जाएगा। बोलता है कौन सा इनकरेक्ट फॉर्मूला है भाई साहब? देखो जी, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। क्या होता है ना, एसी होता है टीसी अपॉन क्यू, उससे फॉर्मूला बन गया, ठीक है। टीवीसी समीशन होता है एमसी का, और टीसी को कैसे लिखते हैं? टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीएफसी को टीएफसी रहने दो, टीवीसी की जगह समीशन एमसी लिख दो, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, यहां ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला गलत हो गया, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला भी सही होता है लेकिन लॉन्ग रन में। अब यहां पर 3 मैचिंग फॉर्मूला ठीक थे, तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि इसको तुम
सही मान लोगे तो फिर नीचे वाली इक्वेशन खराब हो जाएगी और दो ऑप्शन गलत नहीं हो सकते, तो यहां पर आपको बी वाला गलत करना है। अगले पे चलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फेज 2, ठीक है। आर ड्यू टू डैश एंड इंक्रीजिंग रिटर्न आर ड्यू टू डैश, तो इंक्रीजिंग रिटर्न फेज 1 होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न फेज 2 होता है। तो दोनों के यहां पर रीजन पूछे हुए हैं। एक्चुअली इसने इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से यहां पर रिलेट कर दिया। तो यार ये लॉन्ग रन के रिटर्न होने चाहिए, ये रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यहां पर होना चाहिए, तो लॉन्ग रन का है बेसिकली। तो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है डिसइकोनॉमीज की वजह से, और बेसिकली यहां दिया हुआ है इंटरनल डिसइकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से। डिसइकोनॉमीज का मतलब डिसएडवांटेजेस है, जहां पर एवरेज कॉस्ट बढ़ रही हो तो ऑब्वियसली नुकसान हो रहा होगा। और इंटरनल इकोनॉमीज मतलब फायदे हैं, इकोनॉमीज का मतलब एडवांटेजेस है, जहां पर एवरेज कॉस्ट कम हो रही हो तो फायदा ही होगा। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था, क्वेश्चन पढ़ते ही फ्लो में आ गया था, लेकिन ये लॉन्ग रन का क्वेश्चन है, तो स्केल वाले क्वेश्चन है। किंक डिमांड कर्व की बात करता है भाई, पॉल ए स्वीजी के मॉडल पे आता है, तो बोलता है किंक डिमांड कर्व की थ्योरी जो ओलिगोपोली से रिलेटेड है वो क्या एक्सप्लेन करती है। कहती है इवन व्हेन द डिमांड कंडीशंस डैश द प्राइस डैश, कहता है कि डिमांड कितनी भी बदल जाए, कितनी भी चेंज हो जाए, प्राइस वहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो डिमांड कितनी भी चेंज हो जाए प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, ये बोलता है ये वाला। कहता है डिमांड कितनी बदलती रहे इसी प्राइस पर ट्रेड होगा, प्राइस रिजिड होता है, प्राइस रिजिडिटी के मॉडल पे बात बोलता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टोरी दी हुई है, एक एग्जांपल के थ्रू बोला हुआ है कि अमेरिकन आज ये सोचते हैं कि हम इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की तरह रहें, तो हमारे देश में सभी लोगों की सारी वांट्स, सारी की सारी वांट्स फुली सेटिस्फाई हो जाएगी, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके। यानी हर कोई सुपीरियर बंदा, जैसे अंबानी भी सोचता है कि यार मेरे को कुछ अचीव करना है, मेरे पास कुछ चीजें और होनी चाहिए, जितने भी डेवलप्ड हो जाओ हमेशा स्केर्सिटी की प्रॉब्लम रहती रहती है। तो बंदा ये सोच लेता है अगर मैं अपने से लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले लोगों की तरह जिंदा रहता, अपनी लाइफ को बिताता, तो मेरी सारी वांट सेटिस्फाई होती। तो अमेरिकन सोचते हैं कि वो इंडियंस की तरह रहें, तो उनकी सारी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी अवेलेबल रिसोर्सेज में। हर कोई ऐसे सोचता है, कोई वेस्टर्न कंट्री हो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, वो ऐसे सोचती है, क्योंकि हर देश में स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी अफ्लुएंट का मतलब कोई बेहतरीन खुशहाली वाली कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप है, ये सब के सब देश स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमारे पास और रिसोर्स बढ़ने चाहिए, तब हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, वरना हमें उनकी तरह रहना पड़ेगा जो हमसे नीचे है। भाई ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, अजीब सा क्वेश्चन है, यहां पर ऑप्शन बी फिट बैठ रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे पूछ भी सकता है। आगे ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ब्रेक इवन पॉइंट देखो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कौन सा होता है, जब टी आर इज इक्वल टू टीवीसी होती है, ये शॉर्ट रन का है। लॉन्ग रन का दिया हुआ है टी आर इज इक्वल टू टीसी। अब दोस्तों जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो टी आर इज इक्वल टू टीसी से हम बोलते हैं जहां पर ए आर और एवीसी एक दूसरे के बराबर हो, या प्राइस और एवीसी एक दूसरे के बराबर हो, ये शॉर्ट रन का ब्रेक इवन पॉइंट है। और इसके हिसाब से हम सोचते हैं जब ए आर यानी प्राइस इज इक्वल टू एसी हो जाए, ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ए आर को प्राइस बोल देते हैं, राइट, ये पढ़ा था। अब यहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है टी आर और टीवीसी बराबर है, ये शॉर्ट रन का ब्रेक इवन है, और यहां टी आर और टीसी बराबर है, ये लॉन्ग रन का ब्रेक इवन है। दोनों ही ऑप्शन में दे दिए, और आईसीआई वालों ने इसको ठीक किया हुआ है, तो आप भी इसको ही ठीक कर देना। अब से ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो मेंशन नहीं है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो आप इसको ठीक कर देना, क्योंकि इन्होंने भी इसको ठीक माना हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भैया। कहता है कि अगर फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं अपना प्राइस और आउटपुट डिसाइड करने के लिए, तो वो कौन सी फर्म है। अरे हम कैसे बताएं जब इसने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में लिख दिया तो हम बोल देते हैं वो कोल्यूसिव ओलिगोपोली है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो है जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करती। ऑप्शन से पहचान में आ गया, वरना इसने क्लैरिटी नहीं दी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरीली विद, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बात में डील करता है, बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसमें से छाट के बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो दोस्तों एग्जांपल में जनरल इक्विलिब्रियम लिखा है, मैक्रो में होता है, नॉर्मेटिव माइक्रो में नहीं होती, माइक्रो में पॉजिटिव होती है, ज्यादा ध्यान रखना है। और डायनामिक्स नाम की चीज माइक्रो में नहीं पढ़ी, तो माइक्रो में ये तीनों एलिमेंट है। स्पेशल क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था, आप समझ जाना
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही वाला आंसर करना है। अगले पे चलते हैं। कहता है व्हेन बोथ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक्स राइज, तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगा? क्या बोल दिया इसने? कहता है व्हेन बोथ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स, कहता है कोई कॉमोडिटी एक्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है वाई, इसका प्राइस बढ़ गया, हाँ बढ़ गया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री है, जेड है वाई है कुछ भी मान लो, उसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड गिर जाएगी। ऐसा ही होगा ना। तो किसी एक कॉमोडिटी का सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, राइज भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज पॉसिबल, राइट, ऑल ऑफ द अबव इज पॉसिबल। शायद अनचेंज रहे, अगर जितना ये प्राइस बढ़ाओ उतना ये प्राइस बढ़ गया तो उसके हिसाब से जितना इसका इंक्रीज होने का इंपैक्ट था उतना इसके डिक्रीज होने का इंपैक्ट होगा, तो बराबर हो जाएगा, तो अनचेंज भी हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन, एक कंज्यूमर अपनी बजट लाइन से नीचे है तो इसका मतलब वो अपने सारे पैसे नहीं खर्च रहा, तो ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑल हिज पर्सनल इनकम। अगला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकंड फेज की बात कर रहा है। तो टीवीसी कर्व बिगिंस, तो सेकंड फेज के अंदर क्या होता है? सेकंड फेज के अंदर यार हम तो टीपी कर्व के बारे में पढ़ते हैं, लॉ में तो टीपी कर्व के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों टीपी कर्व का लेन देन टीवीसी से भी होता है। टीवीसी कर्व कैसा पढ़ते हो आप नॉर्मली? पहले ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर ये फॉल हो जाएगा, ये आपका टीपी है। और ये कैसा होता है? टीवीसी होता है ऐसा, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो जो फेज 2 आता है, जो मिडिल फेज होता है, उसके अंदर टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। ये फेज 1 यानी यहां तक का, फिर फेज 2। तो हल्का सा ही समझा रहा हूं, बस समझ जाना, टीवीसी राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। पढ़ाई कर रखी है तो बच्चों ने समझा भी होगा, एमटीपी है, क्लास नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन? प्योर कंपटीशन की 3 कंडीशन होती है भाई साहब। यहां पर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात नहीं करते हम, ध्यान रखना। ये बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्रीडम ऑफ एंट्री, ये कंडीशंस। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 और लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है इंफीरियर गुड्स में, और 0 से ज्यादा नॉर्मल गुड्स के केस में होती है, राइट। द शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इनटू टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया हैज, कहता है इंडिया के टोटल डेट में कंसेशनल डेट का शेयर, अब तुमने डेटा पढ़ना चाहिए तो डेटा के हिसाब से बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो गया। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। आगे, द इंडियन इंडस्ट्री फेस प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेशन एंड डी एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ, इंडियन इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है, बस ये समझो क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। गिरावट के रीजन क्या है? पहली बात, एग्रीकल्चर का अच्छा परफॉर्म ना करना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का यहां पर इन्वेस्टमेंट में खपतीपना रखना, मतलब कम इन्वेस्टमेंट रखना, और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हमेशा हमारे देश में छोटी मार्केट होना, स्पेशली रूरल एरिया में तो इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केट है ही नहीं। तो सबके सब रीजन है जिस वजह से इंडस्ट्री की बर्बादी हो रही है, बर्बादी के बारे में बोल रहा है। इंप्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एग्जांपल पूछा है, इंप्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां भाई साहब जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, वेजेस ऑफ लेबर, ये अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, चेंज या चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जो जो चीजें अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ऑन्ड मनी कैपिटल, ऑनर खुद के घर से पैसा लाया है, उसका ब्याज नहीं ले रहा कंपनी से, तो वो जो ब्याज है वो इंटरेस्ट है, वो तुम्हारी इंप्लिसिट कॉस्ट होगी। शायद ये मॉडल के अंदर उसमें एमटीपी में गलत आंसर दिया है, लेकिन यहां पर सही है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी डज नॉट इंक्लूड, एक्सपोर्ट की वजह से देश की तरक्की में इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं आता? जब तुम एक्सपोर्ट के ऊपर हो जाओ ना, एक्सपोर्ट के भरोसे हो जाओ कि एक्सपोर्ट बढ़ा बढ़ा के पैसा कमाना है, तो इंपोर्ट से वास्ता मत रखो। इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन की बात यहां पर नहीं की जाती है दोस्तों। सी वाला आंसर, सिर्फ आउटवर्ड ग्रोथ पे ध्यान दो, एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, कंपेरेटिव एडवांटेज पे ध्यान दो, विदेशों को कैसे माल बेचना है उस पे ध्यान दो, ठीक है। चैम्बरलिन और किंग डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपोली के अंदर है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो वो बोलते हैं ओलिगोपोली फर्म आपस में इंडिपेंडेंट है, ये कभी कॉल्यूड नहीं होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली किंग डिमांड कर्व पॉल सीवीजी का मॉडल है, चैम्बरलिन नाम चिपका दिया।
तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर इसकी अजम्पशन है। आगे बोलते हैं, डैश डिपिक्ट कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। 4 लाइनें लिखी हुई हैं, एक कंज्यूमर की पूरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की पिक्चर डिपिक्ट करने वाला डायग्राम है। आपको सिर्फ याद रखना है दिस इज इंडिफरेंस मैप, राइट। देखो ना, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर जहां पे दिखाए हैं, दिस इज ओके। ओके, बजटरी डेफिशिट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई? बजटरी डेफिशिट गवर्नमेंट बजट के अंदर है, वो सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं, कमाई कम होती है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर एक्सेस है, बजटरी डेफिशिट है। बिल्कुल सही है, आगे ही पढ़ लो। लिखा हुआ व्हेन सम टोटल ऑफ डेफिशिट ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड डेफिशिट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या आगे, क्या द सम टोटल ऑफ डेफिशिट, हाँ कहते हैं कैपिटल अकाउंट का नुकसान और रेवेन्यू अकाउंट का नुकसान टोटल कर दो तो सरकार का टोटल डेफिसिट आएगा। हाँ दोनों ही डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट आएगा। तो पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंस्ड थ्रू सेल ऑफ 91 डेज ट्रेजरी बिल्स ड्रॉइंग डाउन कैश बैलेंस। कहता है सरकार ने 91 डेज के लिए कुछ ट्रेजरी बिल इश्यू किए हुए हैं, तो किस लिए इश्यू किए हुए हैं? सरकार को घाटा हुआ है, उस घाटे को फाइनेंस करने के लिए सरकार ट्रेजरी बिल इश्यू करता है मार्केट में, वो बिल इश्यू करके बेच के सरकार अपने घाटे को पूरा करता है। तो उससे भी पता लग जाता है अगर सरकार ने 10 रुपए के ट्रेजरी बिल इश्यू किए हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 का नुकसान हुआ होगा। तो सरकार के नुकसान को ये तीनों बातें बताती है। डी वाला इज द राइट आंसर। आई होप एमटीपी से आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिल रही है। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैसे कैलकुलेट होती है? जब एमसी इज मोर देन पी होता है, तो एमसी और प्राइस के जो बीच में डिफरेंस होता है उससे पता लगता है मोनोपोली पावर कितनी खतरनाक है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर है। एमसी कर्व कट्स एवीसी एंड एटीसी। भाई साहब ये एसी है, ये एवीसी है, एमसी कर्व दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। कहां लिखा है भाई साहब? मिनिमाज। मिनिमाज मतलब मिनिमम, दोनों के मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। फर्म का सप्लाई कर्व इज डैश पार्ट ऑफ डैश स्टार्टिंग फ्रॉम एबीसी। देखो जी, कौन सा फर्म? पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर ये एबीसी कर्व है तो एमसी कर्व इसको कट करता है, राइट। तो एमसी कर्व का जो ये राइजिंग पोर्शन होता है अबव एबीसी, ये एक फर्म का सप्लाई कर्व कहलाता है। दो बातें जाननी है, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म का है, मोनोपोली में सप्लाई कर्व होता ही नहीं है। फर्म में बोल रहा हूं, फर्म में, फर्म के केस है। तो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, पूरा एमसी कर्व सप्लाई कर्व नहीं होता, स्टार्टिंग कहां? अबव एबीसी, ठीक है। तो राइजिंग पोर्शन, लेकिन इसने अबव एबीसी वाली बात बोली नहीं है, एबीसी तो यहीं बोल दिया, तो एमसी कर्व ही बोलना था यहां पर, ठीक है जी। एमसी कर्व लिखा हुआ है तो सी वाला ऑप्शन हो गया। आगे भी चलते हैं। अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स। आउटपुट कम करके, प्राइस कम करके ही ज्यादा बेचा जाता है मोनोपोली के अंदर, ध्यान रखना। कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। सेम प्राइस, हायर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, दो जगह कांस्टेंट प्राइस लिख दिया। अरे यहां पर भी कम प्राइस पर ज्यादा बेचा जाता है, कम प्राइस पर लिखा होना चाहिए था, ठीक है जी, ऑप्शन ही होना चाहिए था। ओके, हेजिंग क्या होता है? रिस्क को मिनिमाइज करने की एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं हम हेजिंग। तो यहां लिखा है रिस्क से प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन प्राइस मूवमेंट इन एन एसेट। कोई भी एसेट है, इसके अंदर प्राइस में मूवमेंट होने वाला, इंक्रीज डिक्रीज, आपको रिस्क लग रहा है, उससे बचने के लिए आप कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दो जहां पर प्राइस में ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज ना हो, आप बच जाओगे। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? अरे लप्पू सा क्वेश्चन है भाई, आप देख लोगे इस क्वेश्चन को, आपके लिए ही है। इकोनॉमिक प्लानिंग का आंसर ये है। व्हाट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म मतलब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का क्या फायदा है? तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, कंज्यूमर यहां पर किंग होता है। एग्रीकल्चर में जो एग्रेरियन रिफॉर्म थे चैप्टर नंबर 10 में गिवन है, ये इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल और लैंड रिफॉर्म तीनों थे। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसके अंदर ही आता है। आगे आते हैं, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी किसका पार्ट है भाई साहब? मॉनेटरी पॉलिसी का, आरबीआई बनाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सपेंस? नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये दी हुई है फुल फॉर्म, यहां पर आपको दिखेगी। वन ऑफ द रीजन मेंशन्ड बिलो डज नॉट जस्टिफाई इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ लगाने के लिए, टैरिफ लगाने से क्या नहीं होता? टैरिफ लगाने से कंज्यूमर की प्रभुता, सॉवर्निटी एनहांस नहीं होती, नहीं बढ़ती, ठीक है। टैरिफ लगाने का ये कोई फायदा नहीं है। तो ये बताना है, डैश रेफर टू द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, उसे सीआरआर बोलते हैं। कहीं लिखा है? ये रहा, कैश रिजर्व रेशो। आगे बढ़ते हैं। विच वन मेक्स जीडीपी
इम्प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, जीडीपी की लिमिटेशन पूछी है। कौन सी लिमिटेशन है जीडीपी की? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, एक्सटर्नलिटीज, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्लास 12 के अंदर भी होती है, तो ये नेशनल इनकम में भी दिया हुआ है यूनिट 1 के अंदर, तो डी इज द राइट आंसर, डी वाला बनेगा, सारे ही हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट है, सरकार लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट के पास जमा है उसको लोन मान लेती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती है वो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट या नेशनल डेट कहलाता है। अब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अपोजिट ऑफ ईच अदर, क्या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? अपोजिट नहीं है भाई साहब, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, क्योंकि दोनों पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाई जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सी वाले के साथ चले जाएंगे। द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रीचेस इज जीरो, जब एमयू जीरो हो जाती है, ये लो मान लो एमयू कर्व है, ये सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब टीयू मैक्सिमम है ये भी सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो सैचुरेशन पॉइंट को सोसाइटी पॉइंट बोल देते हैं, यही वाला आंसर है। फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स पढ़े होंगे, कौन सा फैक्टर नहीं है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम यहां नहीं पढ़ते हैं, ये आपको याद होने चाहिए दोस्त। ओके, अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, मोनोपोली के अंदर फर्म ज्यादा आउटपुट कब बेचेगी? प्राइस को कम करके, लोअर प्राइस लिखा हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेड। ओके, यहां पर पूछा है कि कौन सी लाइन गलत है, फॉल्स है। दोस्तों यहां पर ना बहुत सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये बोलता है एमपी और टीवीसी के रिलेशन के बारे में। एक्चुअली इनमें कोई सीधा रिलेशन होता नहीं है, इसको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये एमपी कर्व है तो इसका रिलेशन एमसी कर्व से होता है, जहां ये मैक्सिमम है वहां एमसी कर्व ऐसे होता है, राइट। एमपी और एमसी का तो हो गया, अब ऐसा होता है टीवीसी कर्व, इसका रिलेशन होता है एमसी कर्व से। तो देखो अब मेरी बात सुनो, पहली लाइन लिखी है जब एमपी राइज होता है, भाई साहब जब एमपी राइज होता है तो एमसी फॉल होता है, ठीक है। जब एमसी फॉल होता है तो टीवीसी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, हाँ, तो सीधा बोल दो जब एमपी राइज है तो टीवीसी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। यहां लिखा है जब एमपी राइज है तो टीवीसी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, गलत लिखा है, यही लाइन फॉल्स है, शायद मॉड्यूल में ये कर दिया हो, तो ये गलत नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, बोलता है अ फर्म कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, कहता है फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी, नॉर्मल, ये तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है, तो इसने कुछ बोला नहीं है, कहता है तो इस फर्म की यानी इसकी फीचर क्या होगी, एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी लॉन्ग रन के अंदर, तो ये कौन सी फीचर की इंप्लीकेशन है? परफेक्ट कंपटीशन में एक फीचर होती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट, लेकिन एक फीचर और होती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट रीजन है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का, और ये फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी है, तो दोस्तों यहां पर आंसर यही बनेगा। क्यों बनेगा समझा दूं क्या? समझने का टाइम है तुम्हारे पास, समझ लो। मान लो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर फ्रीडम है एंट्री की, अगर आपको शॉर्ट रन में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, ये मान लो शॉर्ट रन में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत सारी फर्म इस प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में आती रहेंगी, मार्केट में एंट्री लेती रहेंगी और तुमसे कम रेट पर सामान बेचेंगी। अब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक तुम्हें भी रेट कम ना करना पड़ जाए, तुम भी नॉर्मल प्रॉफिट में ना पहुंच जाओ, तो एंट्री फ्रीडम है। मान लो कोई लॉस में चल रही है, तो बाहर जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉस में है तो फर्म छोड़ के जाती रहेंगी इंडस्ट्री को, तब तक जो बची हुई फर्म है वो धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ाकर नॉर्मल प्रॉफिट पे ना आ जाए, तो दिस इज द रीजन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, राइट। अगले पे, बैंक को प्रॉफिट किस चीज से होता है? देखो जी, जो हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर, इसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। मान लो तुम्हें 5 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, 5 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है, तुम्हारे पैसे को आगे बैंक लोन पे दे देता है, फिर उनसे इंटरेस्ट लेता है मान लो 8 रुपए का, तो जो बैंक लोन पे पैसा देता है उसका इंटरेस्ट और जो तुम्हें इंटरेस्ट पे करेगा, इनका डिफरेंस निकाल दो, 3 रुपए बैंक की कमाई है, ये बैंक का प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन जो कि 8 रुपए है और इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट जो कि 5 रुपए है, इसके बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। आगे पे आते हैं, अंडर विच यूनियन दे हैव और फॉलो अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, कहता है कौन सा एग्जांपल है जहां पर कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाती है? दिस इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 3 में,
जहां पर आरटीए पढ़ते हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, वहां पर 8 तरीके के एग्रीमेंट पढ़ने पड़ते हैं, तो 8वें नंबर का ये पॉइंट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी तारीख को अनाउंस हुई थी? तो 24 जुलाई 1991। बेसिक फैक्ट है। मेजर ऑन फिस्कल रिफॉर्म्स इंक्लूड, फिस्कल रिफॉर्म के अंदर कौन कौन से मेजर इंक्लूड होते हैं भाई? फिस्कल पॉलिसी के रिफॉर्म है तो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बदलाव लाया जाता है टैक्स के अंदर, और बेसिकली गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर करना है, लाइक सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, इसके अंदर बदलाव लाया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाता है सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करके, तो ये भी सरकार का खर्चा, ये भी सरकार का खर्चा, और ये टैक्स रिलेटेड हो गया, तो ऑल ऑफ द अप हो जाएंगे आंसर। ठीक है, कहता है इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2023-24 का, यहां पर लप्पू सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई साहब? 55% है, रट्टा मारने वाली चीज है। ठीक है, ये भी पूछ रखी है। क्वांटिटेटिव केसिंग इन द इज द कॉमन नेम ऑफ, देखो जनरली बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता, क्वांटिटेटिव केसिंग क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेजिंग क्या होता है, तो बेसिकली जब सेंट्रल बैंक कोई एसेट परचेज करती है तो उसका नाम दिया हुआ है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल इकोनॉमी किसको बोलते हैं? पैरेलल इकोनॉमी बेसिकली टैक्स की चोरी करने के बाद जो ब्लैक इकोनॉमी होती है वो पैरेलल इकोनॉमी होती है, टैक्स की चोरी को टैक्स इविजन बोलते हैं। कहता है लिक्विडिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा लिक्विड M1 होता है, दूसरे पे M2, तीसरे पे M3, चौथे पे M4। डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे तो इसका उल्टा पहुंच जाओ, M4 तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले M3, फिर M2, फिर M1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। लेकिन यहां विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझना, सबसे ज्यादा लिक्विड है M1, दूसरे पे M2, तीसरे पे M3, तो सबसे पहले M1 आना चाहिए, सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर उसके बाद M2, फिर M3। ये मॉड्यूल में लाइन भी लिखी हुई है एक्चुअली, असेंडिंग होता तो उल्टा हो जाता, डिसेंडिंग का मतलब गिरता हुआ, तो टॉप लिक्विड M1 है। आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, शेयर कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये आरबीआई के द्वारा मतलब मनी मार्केट के अंदर ट्रेडेबल चीज ये नहीं होती, कैपिटल मार्केट में होती है शेयर। ठीक है, फाइनेंस मार्केट को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। शेयर, डिबेंचर वगैरह बेचे जाते हैं कैपिटल मार्केट में, उसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, वहां से उठाए क्वेश्चन दे दिया, सीधी बात यही है। ओके, डंपिंग का मतलब क्या होता है? अपने देश में सामान जिस रेट पर बेच रहे हो उससे सस्ता विदेश में बेच दो, डंप कर दो, दूसरे देश को बर्बाद करने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। तो यहां पर लिखा है सेल ऑफ गुड्स अब्रोड एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट फर्म सीक टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट ओवर टाइम? ऐसी कौन सी थ्योरी बोलती है कि फर्म धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर कर लेगी, पेनिट्रेट कर लेगी, मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व जमा लेगी? तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में ऐसी कोई बात नहीं की हुई, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में बोला हुआ है जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। प्रोडक्ट मार्केट थ्योरी नहीं है तुम्हारे पास, इंपरफेक्ट मार्केट थ्योरी नहीं है पास तुम्हारे पास, इनमें से ऐसा किसी में नहीं बोला, तो ऐसा कोई भी नहीं है, राइट? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर ये बोला गया है, तुमसे भी जान लो जरा, कुछ पढ़ा है तो। ठीक है, फैक्टर इक्वल प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है, 2 कंट्री ट्रेड करती रहेंगी, दोनों में फिर धीरे धीरे फैक्टर्स का प्राइस इक्वल हो जाएगा। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एक्चुअली है, फैक्टर्स का प्राइस। ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल और हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 का मतलब यूनिटी। जब डिमांड कर्व रेक्टेंगल और हाइपरबोला होता है हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 होती है, पहले बता रखा है। इंपोजिशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी यानी एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, इससे सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ऑन द लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये आंसर है यहां का। ठीक है जी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली आप जानोगे यहां पर, तो अप्लाइड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है मेरे दोस्त, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट? ओके, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है कि भविष्य में होने क्या वाला है, राइट? आगे बढ़ते हैं। इंप्लिसिट कॉस्ट एडेड इन डैश कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं? देखो दोस्त, इंप्लिसिट कॉस्ट जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ऐड करते हैं, राइट? एक्सप्लिसिट को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए हम इंप्लिसिट को ऐड करते हैं, ध्यान रखना। अगला 94 WTO कब स्टैब्लिश हुआ था? वो नहीं पूछा, ये पूछा है WTO जब स्टैब्लिश हुआ था तो कौन से देश में मीटिंग चल रही थी? तो उरुग्वे राउंड, उरुग्वे साउथ अमेरिका में एक जगह है,
वहां पर चल रही थी भाई 1986 से लेकर 93-4 तक राउंड चले थे। 94 में सभी कंट्री ने साइन किए थे और 1 जुलाई 1995 को WTO एस्टैब्लिश हो गया था उरुग्वे राउंड के बाद। ओके, ये कहीं ये ना सोच ले कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो गवर्नमेंट अकाउंट आर मेंटेन्ड नेमली इन पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में गवर्नमेंट का जो अकाउंट होते हैं उसको किस नाम से यहां पर जाना जाता है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अंदर सरकार का पैसा रखा होता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप निकाल सकते हो। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इमरजेंसी का पैसा। पब्लिक अकाउंट, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तीनों में सरकार का पैसा रखा होता है, सरकार इसको इस्तेमाल करती है। बाय कन्वेंशन, यानी पुराने जमाने से बात हो रही है, इलेक्शन ईयर द बजट में बी प्रेजेंट। कहता है पुराने जमाने से बात है, कन्वेंशन है, रीति रिवाज है, जिस ईयर में इलेक्शन होगा उस ईयर में जो बजट पास होगा वो इंटरिम बजट होता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो नया बजट होता है, वो फाइनल बजट आएगा। तो 2 बजट पास होते हैं, 2 बार बजट बनता है इलेक्शन ईयर के अंदर। तो ए वाला इज द राइट आंसर। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है भाई? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सरकार अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए उधार उठाएगी, सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है, या नई करेंसी प्रिंट करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, या फिर विड्रॉल ऑफ पास्ट अक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अक्यूमुलेट हुआ बैलेंस है वो विड्रॉ कर लेगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पैतरा यूज कर सकती है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहां से क्वेश्चन जरूर बन रहा है, कोई भी डेफिसिट पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्री इज, सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री के, देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एम्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एम डेवलपिंग कंट्री के अंदर कुछ अलग से दिए हुए हैं, तो वहां पर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ध्यान रखना। स्टेबिलिटी तो सब में ही होता है। अगला, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बताने के लिए कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है भाई? टर्निंग पॉइंट मतलब क्या आने वाला है, सारे इंडिकेटर होते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि, देखो जी, प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भविष्य में ही क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन का मतलब कि आइडिया लगाना कि क्या हुआ था, इसका भी आइडिया लगता है, पास्ट का क्या चल रहा है इसका भी आइडिया होता है, अरे अभी क्या चल रहा है आइडिया लगाओ, फ्यूचर में क्या चलेगा आइडिया लगाओ, पहले क्या हुआ है आइडिया लगाओ। तो फ्यूचर को बताने वाला लीडिंग इंडिकेटर, पास्ट को बताने वाला लैगिंग इंडिकेटर, अभी को बताने वाला कोइंसिडेंट इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर होते हैं इसको बताने वाला। तो डी वाला यहां पर सही आंसर माना जाएगा। और यहां पर अच्छा 100 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए तुम्हारे। तो दोस्तों तुम बोलोगे सर लास्ट में तो आपने गियर शिफ्ट ही कर दी, बहुत फास्ट फास्ट कराना स्टार्ट कर दिया। तो फास्ट इसलिए कराना स्टार्ट कर दिया कि लगभग थोड़े से लप्पू से क्वेश्चन थे, उसमें न्यूमेरिकल कुछ था नहीं, और जहां पर कुछ दाव पेच थे वो मैंने करा दिया। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो प्लीज जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी सीए वाला के टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। प्यार ऐसे ही बना के रखना और आपकी सेवाओं में सदैव हाजिर रहेंगे भाई। ध्यान रखना दोस्तों, जिन बच्चों ने एमटीपी पूरा देखा है उनको बताता हूं कि हर सैटरडे को शाम को 5:30 बजे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए पीवाईक्यू कराऊंगा, चैप्टर वाइज चल रहे हैं वहां पर। एमटीपी और आरटीपी के प्रीवियस ईयर के 7-8 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, जिससे आपका फाइनल पेपर बल्ले बल्ले जाएगा, बिल्कुल मजेदार जाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा जो बचा कुचा मटेरियल होता है जो एग्जाम के लिए, जिसके लिए हम बहुत जाने जाते हैं, तो वो वार्म अप सेशन और मैराथन सेशन में भी होता है, तो उसकी बात भी की जाएगी। सारी प्लानिंग तुम्हारे लिए कर रखी है, बस तुम तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।